हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। मैं बिल्कुल बढ़िया भाई, मैं एकदम सही एंड ऑलवेज ऑन टाइम। यस यस यस, हमेशा टाइम पे आने की आदत है मुझे। क्या हाल है तुम्हारे, क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया भाई। नमस्ते नमस्ते, राम राम जी, राम राम। नमस्ते भाई, नमस्ते। आवाज मेरी साफ आ रही है, वीडियो साफ दिखाई दे रही है। फायर इमोजी जल्दी से बना दीजिए, स्टार्ट कर सके ताकि क्लास को हम। हाँ, राधे राधे बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फोटो चेंज, फोटो चेंज तो हो चुकी है पहले भी यार। आवाज सही आ रही है, वीडियो ऑडियो सब बढ़िया है। चलिए फिर, बढ़िया बढ़िया। फायर इमोजी दिख गए मुझे, बहुत सारे फायर इमोजी दिख गए। चलिए शुरू करते हैं भाई। आज है लेक्चर नंबर 5। आज हम कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। ओ भाई, सीरीज सर्किट पढ़ेंगे, पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ट्राई करेंगे कि वर्किंग ऑफ रियोस्टेट भी आज ही देख पाए। अगर आज नहीं भी देख पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई लोड नहीं है यार। अपने को लोड नहीं है, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना, पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट है ना, इनकी डेरिवेशंस भी है बेटा, ठीक है ना। आपको इनकी डेरिवेशन भी सीखनी है। जैसे 9th क्लास के अंदर डेरिवेशन होती थी, है ना, याद होगा आपको। डेरिवेशन करते थे ना 9th क्लास के अंदर, इक्वेशंस ऑफ मोशन की करते थे, है ना। या फिर फोर्स का फॉर्मूला एक्सेलरेशन के साथ डेरिवेशन होती थी उसकी भी। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करी थी, है ना। ऐसे ही 10th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने डेरिवेशन करनी है सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट की, ठीक है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले वटा हेयर स्टाइल सर जी, हाँ, संजय दत्त स्टाइल। ये संजू बाबा स्टाइल है, संजू बाबा स्टाइल फ्रॉम वास्तव। 50 तोला, 50 तोला, 50 तोला, ये वो वाला स्टाइल है, समझ गए तुम। अगर तुमने मूवी देखी होगी वास्तव, है ना, वास्तव एक मूवी है। वास्तव का मतलब ये नहीं कि वास्तव में देखी होगी, वास्तव एक मूवी थी संजय दत्त की, है ना। उसमें वो डॉन बनता, डॉन बनने वाला होता है मतलब। तो फिर वो ऐसे बोलता है 50 तोला, 50 तोला, ऐसे। चलिए, सबसे पहले अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। 5 मिनट्स रिवीजन देता हूं आपको सारी चीजों का। अभी तक शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा, लास्ट लेक्चर का नहीं, शुरू से सारा जितना भी अब तक पढ़ा है सभी का रिवीजन आपको देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो चार्ज के बारे में जरूरी बातें थोड़ी सी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, है ना। इसकी यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि Q इज इक्वल टू एन होती है। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कोई बताएगा? कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? Q का मतलब बेटा नेट चार्ज होता है, N का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है ना। कितनी वैल्यू होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है ना। कूलम के अंदर चार्ज को लिखा जाता है, नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। शाबाश, क्वांटाइजेशन है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने दूसरे लेक्चरों के अंदर पढ़ा था कि भाई करंट क्या चीज होती है। तो करंट इज नथिंग बट एक वायर में, एक वायर के थ्रू, है ना, अगर हमने क्रॉस सेक्शन देखी, है ना, वायर में अगर एक क्रॉस सेक्शन देखी, तो उस क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज पास कर रहा है, कितने टाइम में, है ना। तो चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। आ रहा है, याद करो। अरे याद आ रहा है तो याद करते रहो और कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, है ना। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है पर यूनिट टाइम, है ना भाई, यही था ना। और करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इस फॉर्मूले से लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, एम्पियर में कैलकुलेट होता है और एम मीटर इसका डिवाइस है जिससे कैलकुलेट होता है। बहुत सही, बहुत सही। आपको अगर पता है तो लिखते जाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पार्टिसिपेशन इज गुड, ठीक है ना। फिर तीसरी चीज हमने इसके अंदर पढ़ी थी वोल्टेज। अब मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज कुछ नहीं यार, वर्कडन ही होता है ना। वोल्टेज कुछ नहीं, बैटरी का काम ही है, बैटरी का वर्कडन ही है, लेकिन किस पर? चार्ज पर किया जाने वाला। तो जब भी बैटरी आप जोड़ोगे सर्किट में, तो वो वायर के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारती है और इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं और इससे करंट चल पड़ता है। कौन चलाता है? बैटरी चलाती है। यस, धक्का, वेरी गुड। वोल्टेज वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, सीधी सी बात। और इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये इसका फॉर्मूला बनता है। वोल्ट्स के अंदर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं ना, वोल्ट्स में कैलकुलेट। ये होता है जूल में कैलकुलेट, और चार्ज होता है कूलॉम में कैलकुलेट, आपको पहले से पता है। इसके बाद हम लोग आए थे
ओम्स लॉ पर। हाँ जी, किस किस को ओम्स लॉ याद है भाई? जल्दी से बता दो, ओम्स लॉ क्या था? क्या था ओम्स लॉ? क्या था ओम्स लॉ बेटा? जल्दी से बता दो। चार्ज हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गई। ओम्स लॉ क्या चीज थी? किसको किसको याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये कंडीशनल लॉ है, बहुत बढ़िया। कंडक्टर में लगता है, कंडक्टर में लगता है, और सभी कंडक्टरों में भी नहीं लगता है ना। ये अजीब सी बात है बड़ी कि सारे कंडक्टरों में भी नहीं लगता। ये जिन कंडक्टरों में लगता है ना, उनको ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। पता आपको ये बात? सब कंडक्टर्स में नहीं लगता ओम लॉ। ओम्स लॉ सारे कंडक्टर के लिए नहीं है, ये कुछ कंडक्टर्स में लगता है, और उन कंडक्टर्स को ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनमें नहीं लगता उनको नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए जरूरी नहीं है। दूसरा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और ऐसे में फिर जो फॉर्मूला रूल करेगा वो होगा V इज इक्वल टू आई आर। बिल्कुल बच्चे यहां पर फॉर्मूला लिख भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया। इसमें जो आर है कांस्टेंट होता है, ये आर कांस्टेंट होता है ना, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है। अल्टीमेटली V प्रोपोर्शनल I है। ग्राफ भी इसका हमने देखा था कि अगर एक V और I ग्राफ दे रखा है आपको, तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप वो आपको क्या देता है? वो आपको R देता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, फिर बात आई रेजिस्टेंस की कि भाई रेजिस्टेंस क्या होती है ना। फिर बात आई रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या होती है? तो भाई ये बेसिकली रुकावट है, ये रुकावट है। जब भी कभी किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन पास करना चाहेगा तो उसका मार्ग इतना सुगम नहीं होता, उसका मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है भाई। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, कठिनाइयों को झेलना पड़ता है भाई। तो कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ता है करंट, हाँ या ना। और ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम है, इसकी डिपेंडेंसी होती है इस फॉर्मूले के साथ, R इज इक्वल टू रो एल बाय। याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा। इसमें जो रो होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल के छोटे बड़े करने से, काट पीट करने से, मोड़ तोड़ करने से ये चेंज नहीं होती है ना। ये चेंज तभी होगी जब मटेरियल चेंज होगा। रो तभी चेंज होता है जब मटेरियल चेंज होता है। बाकी लेंथ है और एरिया, लेंथ जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, है ना। और जितनी मोटाई होगी वायर की उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इसके बाद हमने छठी चीज जो देखी वो देखी रेजिस्टिविटी की बातें, है ना। तो ये भाई ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ये। अरे बोलो, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर के बढ़ने से रो बढ़ता है, ठीक है ना। क्लियर बात? रिवीजन एकदम ओपी हो गया भाई, रिवीजन एकदम ओपी हो गया है। अगर ओपी तो फायर इमोजी जल्दी से, है ना। 5 मिनट रिवीजन अगर ओपी हो गया है तो फायर इमोजी फटाफट से। पहले से ही बन रहे हैं भाई, पहले से ही बन रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है ना। तो इतनी बातें हम लोगों ने अभी तक देख ली है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं भाई, चलते हैं होमवर्क पर चलते हैं। 2 होमवर्क आपको दिए गए थे, 2 होमवर्क आपको दिए गए थे। क्या था होमवर्क में मुझे याद है, क्योंकि मैंने ही दिया था क्वेश्चन तो मुझे ध्यान है। तो 2 होमवर्क इस प्रकार थे कि पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क का, उसमें दे रखा था कि भाई लेंथ दे रखी है आपको L, लेंथ दे रखी है L, एरिया दे रखा है A, और मटेरियल है रो। उसको स्ट्रेच कर दिया गया, है ना, उसको स्ट्रेच कर दिया गया, और स्ट्रेच करने के बाद लंबाई हो गई दुगनी, लंबाई हो गई दुगनी, लंबाई हो गई 12, एरिया हो गया आधा, है ना। मटेरियल जो रहा सो रहा। आपको बताना है, आपको बताना है कि रेजिस्टेंस में कैसे चेंज आया, R कैसे चेंज हुआ, और B आपको बताना है कि रो कैसे चेंज हुआ। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं बेटा। अगर मैं इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके रेजिस्टेंस बताऊं तो क्या बनेगी सर? वो बनेगी R इज इक्वल टू रो एल बाय। और इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूं R डैश, तो कैसे लिखूंगा? इसका रो लिखूंगा, ये 12 होगा, और ये A बाय 2 होगा। इसका 2 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स रो एल बाय। और रो एल बाय की शक्ल किससे मिल रही है? पुराने वाले R से मिल रही है, यानी 4R हो जाएगा। क्लास के अंदर किए थे ऐसे सवाल हमने, है ना। तो भाई सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात यह है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। इसका जो आंसर है वो यही है कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगी, जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो 4 टाइम्स होगी। न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स द ओल्ड वन। सही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रो में क्या चेंज आएगा? रो में क्या चेंज आएगा? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में।
मटीरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ये रेजिस्टिविटी। इसमें क्या चेंज आएगा? इसमें क्या चेंज आएगा? बहुत बढ़िया, कोई चेंज नहीं आएगा। यस, गुड 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 गुड, ये सेम रहेगी, यानी हम बोलेंगे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। क्यों? क्यों कोई चेंज नहीं है? क्यों कोई चेंज नहीं है? अरे मेरे बच्चे, मटेरियल को खींच देने से क्या मटेरियल बदल जाता है क्या? अगर एक कॉपर की तार को खींचूंगा तो चांदी की बन जाएगी क्या? कॉपर की तो रहेगी, तो रो ही रहेगा ना। रो में कोई चेंज, देखो फॉर्मूले में देखो, आपने रो में कोई चेंज किया? यहां भी रो रखा है, यहां भी रो रखा है, रखा नहीं रखा? रखा नहीं रखा, तो फिर क्यों लिख रहे हो यहां पर रो बाय 4? मनमर्जी से कुछ भी ऐसा नहीं होता भाई, है ना। नो चेंज है इसका आंसर। फिर एक और क्वेश्चन आपको दिया गया था, है ना। वो क्वेश्चन इस प्रकार था कि रेजिस्टेंस जो है वो 8 टाइम्स कैसे होगी, यही था ना क्वेश्चन, है ना। मैं एक बार एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देता हूं क्या था, और उसके ऑप्शंस भी थे। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बिकम्स 8 टाइम्स। 8 टाइम्स कैसे हो सकती है? 8 टाइम्स कैसे हो सकती है? वो बोल रहा है ए, लेंथ को डबल कर दो, बी, लेंथ को ट्रिपल कर दो, सी, लेंथ को डबल कर दो, रेडियस को हाफ कर दो। रेडियस दी हुई है यहां पे, एरिया नहीं दिया हुआ, रेडियस दी हुई है यहां पे, ध्यान देना, ध्यान देना, एरिया नहीं है, एरिया नहीं है, रेडियस है। और डी कह रहा है लेंथ को हाफ कर देना और रेडियस को डबल कर देना, रेडियस को डबल कर देना। क्या आंसर टिक किया आपने? क्या आंसर टिक किया? क्या आंसर टिक किया बेटा? क्या आंसर बनता है इसका? रेडियस के हाफ करने से क्या असर पड़ेगा एरिया पर? रेडियस के डबल करने से क्या असर पड़ेगा एरिया पर? रेडियस की बातें कहां से आ गई? यहां रेडियस की बातें कहां से आ गई? आओ हिंट लो, साइड में हिंट देता हूं बेटा। ऐसा है कि ये जो वायर होती है ना, ये साइड से सर्कल ही होती है। अगर इसको यहां से देखूं आंख लगा के यहां से देखूं ना, तो आपको सर्कल दिखेगा बेटा, और सर्कल का तो रेडियस ही होता है, और जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर रेडियस को डबल किया गया, अगर रेडियस को डबल किया गया तो एरिया कितने गुना हो जाता है? आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। अगर एरिया को, अगर रेडियस को डबल कर दूं तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? आप मुझे बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। रेडियस को डबल करेंगे, यहां पे स्क्वायर कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा, सही है, 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे ये बातें क्लास 6th की हैं, सही बता रहा हूं। पहली बार सर्कल का एरिया, सर्कल का पैरामीटर कहां पढ़ा था? 6ठी क्लास में पढ़ा था। वहां यह बात होती थी कि रेडियस को 4 सेंटीमीटर था, उससे 8 सेंटीमीटर कर दिया तो एरिया पहले इतना था, अब कितना हो जाएगा। यह बातें 6ठी क्लास की हैं कि रेडियस पर असर पड़ेगा तो फिर एरिया पर क्या असर पड़ेगा? अरे स्क्वायर टाइम्स असर पड़ेगा। अगर रेडियस को 3 गुना कर दिया, एरिया पर क्या असर पड़ेगा? नाइन टाइम्स। और ऐसे ही बेटा अगर रेडियस को हाफ कर दिया तो तब एरिया कितना हो जाएगा? रेडियस को हाफ करने पर एरिया कितना हो जाएगा? बेटा ये कोरोना वाला बहाना जिंदगी भर देते रहोगे क्या? है, कब तक बहाना चलेगा ये? 4 साल हो चुके हैं इस बहाने को कि हमारे टाइम पे कोरोना हुआ था तो फिर पढ़े नहीं थे। वाह, प्राउड, प्राउड समाज के लोग। 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सही है। तो आप खुद देखो भाई, आप खुद देखो, रेजिस्टेंस को 8 टाइम्स करना है, रेजिस्टेंस को 8 गुना करना है। क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा इसका? भाई देखो, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, है ना, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, ये कौन से रंग है भाई? कौन लेता है ऐसे रंग?
अगर लेंथ को डबल कर दूं तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, लेकिन अपने को 8 गुना करनी है, तो आंसर गलत है। अगर लेंथ ट्रिपल कर रहा हूं तो रेडियस भी ट्रिपल हो जाएगी, लेकिन हमको चाहिए कि 8 गुना हो जाए, तो आंसर यह भी गलत है। अगर लेंथ डबल होती है तो रेडियस डबल होती है, और अगर रेडियस हाफ होती है, अगर लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस डबल होती है, लेकिन अगर रेडियस हाफ होती है तो एरिया 1/4 हो जाता है ना, 1/4 हो जाता है। और जब ये 1/4 हो जाएगा तो ऐसे में अगर मैं एक सोल्यूशन लिखूं, यहां पर यहां देखो एक सोल्यूशन लिखूं अगर, कि भाई जो r डैश है वो रो टाइम्स लेंथ हो गई है डबल तो 2l, और एरिया हो गया है 1/4 ऑफ ए। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? देख लो ना, अगर रेडियस आधी हो गई है तो एरिया 1/4 हो गया है, रेडियस हाफ हो गई है तो एरिया 1/4 हो गया है। ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4 दूनी 8, और 8 टाइम्स रो एल बाय आ गया, और रो एल बाय क्या था? वो पुराना वाला ही तो आ था, तो आर डैश क्या आ गया बेटा? 8 टाइम्स आर आ गया, 8 टाइम्स आर आ गया, यानी आंसर क्या है? आंसर है सी। अच्छा, डी करते तो आंसर क्या होता? लेंथ हाफ हो गई है तो भाई रेजिस्टेंस ने हाफ होना है, और रेडियस डबल हो गई है तो एरिया ने 4 टाइम्स होना है। क्या ये सही बात है? तो ऐसे में रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी नई वाली? जरा बताओ जल्दी। आर डैश जो होगा वो कितने गुना आर होगा? आर डैश इज हाउ मेनी टाइम्स द आर? आर डैश कितने गुना होगा आर के? बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। देखो, लेंथ को डबल किया गया है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं आर डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ को हाफ कर रहा हूं तो रख दिया हाफ, और एरिया को 4 टाइम्स कर रहा हूं तो ये हो गया 4 है, ये 2 जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा रो एल बाय ए, और यहां पर 8 आएगा नीचे, यानी 1/8 टाइम्स रो एल बाय ए, है ना? तो 1/8 टाइम्स रह जाएगा, यानी r/8 हो जाएगा। ठीक है ना? r डैश इज r/8। चलिए, बढ़िया है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। यस, 80 साढ़े क्या 80 बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही होमवर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरीज सर्किट की शक्ल देख लेते हैं। देखो, सीरीज सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है ना? सीरीज सर्किट दिखने में कुछ ऐसा है। कैसा है ये? कैसा है? आओ समझाता हूं कैसा है। देखो, सीरीज सर्किट की खासियत ये है, मैं यहां पर आपको दोनों की फील दे लेता हूं। कौन रंग ले रहा है ऐसे भाई, अजीब गरीब। सीरीज सर्किट की खासियत यह है, साथ में पैरेलल की भी देता हूं, दोनों की खासियत आपको समझाता हूं पहले, ठीक है ना? देखो, सीरीज सर्किट की खासियत क्या होती है? सीरीज सर्किट की खासियत होती है कि यहां पर ना हेड टू टेल कनेक्शन होता है। हेड टेल कनेक्शन होता है। हेड टेल का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं, ठीक है ना? दूसरी चीज खास बात क्या है सीरीज में, कि यहां पर एक ही तार में कनेक्शन होता है। ओनली वन ब्रांच बोलो या वायर बोलो, बात एक ही है, ब्रांच वायर की होती है। ओनली वन ब्रांच का कनेक्शन होता है, ये एक ही ब्रांच का कनेक्शन होता है ये, ठीक है जी। तीसरी चीज क्योंकि पाथ सेम होता है इसलिए करंट भी सेम रहता है ओवरऑल सीरीज सर्किट। क्योंकि पाथ सेम तो करंट भी सेम। लेकिन चौथा पॉइंट वोल्टेज डिवाइड्स इन अ सीरीज सर्किट। वोल्टेज डिवाइड होती है एक सीरीज सर्किट के अंदर। ये चारों बातें क्या है मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इसकी शक्ल देख लो। अब इन चारों पॉइंटों की सिर्फ शक्ल देखो, मैं समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ शक्ल दिखा रहा हूं आपको। लिखा है जो हेड टेल कनेक्शन होता है सीरीज में, सिर्फ एक ही ब्रांच का कनेक्शन होता है, सिर्फ एक ही वायर में सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, एक ही वायर में सब कुछ कनेक्ट होगा। ओनली वन ब्रांच यानी वायर का क्या है कनेक्शन है ये। और क्योंकि पाथ सेम रहता है तो करंट भी क्या रहता है भाई, पूरे सर्किट में सेम रहता है। लेकिन वोल्टेज जो है वो सीरीज में क्या करती है भाई, डिवाइड करती है। पैरेलल में इसका उल्टा हिसाब है। पैरेलल में कैसा होता है, यहां पर हेड हेड है ना, या टेल टेल
कनेक्शन होता है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। हेड हेड या टेल टेल कनेक्शन होता है, ऐसा कहना चाहिए। यहां पर आपको वायर में जॉइंट्स दिखेंगे, वायर जॉइंट्स, है ना, वायर को काट के जोड़ा जाता है, आपको पता है ना, वायर को छील करके दूसरी तार उसके अंदर जोड़ दी जाती है ना, वही वाली कहानी है, ठीक है ना। एक वायर में दूसरी वायर क्या कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं, उसकी टाका लगा देते हैं, तो इस प्रकार से। तो वायर जॉइंट्स आर विजिबल, वायर जॉइंट्स आर विजिबल। इन जॉइंट्स को नोड्स भी कहते हैं, इन जॉइंट्स का दूसरा नाम होता है नोड्स, नोड्स, इनको जंक्शंस भी कहते हैं। ये सब नए नए वर्ड हैं आपके लिए, ये सब आपके लिए नए नए वर्ड हैं कि एक वायर होगी, उसमें से ऐसे करके वायर और निकल रही होंगी, है ना। तो ये क्या है, ये एक नोड है, ये एक नोड है या एक जंक्शन है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक नोड या जंक्शन है, ठीक है जी। तो वायर के जॉइंट आपको यहां पर दिखते हैं, ऐसा होता है एक पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना, ऐसा होता है एक पैरेलल कनेक्शन। तीसरी चीज, क्योंकि पाथ यहां पर सेम नहीं होता, पाथ डिवाइड करता है तो करंट भी डिवाइड करता है। लिख देता हूं यहां पर, पाथ डिवाइड्स, करंट डिवाइड्स। क्योंकि पाथ डिवाइड करता है तो करंट भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन इसके अंदर वोल्टेज क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। देख रहे हो, वोल्टेज सेम रहती है सर्किट के अंदर। उल्टा हो गया ना, यहां पर करंट सेम है, देखो यहां पर करंट सेम है, यहां पर करंट डिवाइड कर रहा है, यहां पर वोल्टेज डिवाइड कर रही है, और यहां पर वोल्टेज सेम है। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, उल्टे हैं दोनों। आइडियली सोचिए दोनों उल्टे हैं। आओ फील दिलाएं आपको सारी बातों की। देखो जी, एक सीरीज सर्किट की शक्ल दिखाता हूं आपको, एक सीरीज सर्किट की शक्ल देखना बेटा। एक सीरीज सर्किट की शक्ल ऐसी ही होती है, हेड टेल कनेक्शन है ना। तो देखो ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये एक और रेजिस्टेंस है R2, ये एक और रेजिस्टेंस है R3, ये एक और रेजिस्टेंस है R4, ये एक और रेजिस्टेंस है R5, ये एक और रेजिस्टेंस है R6, ठीक है ना। उसके बाद मान लो बैटरी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे सीधे सीधे, बिल्कुल ऐसे ऐसे, एक ही वायर में सबका कनेक्शन होगा, एक ही वायर में सबका कनेक्शन होगा, सबका कनेक्शन एक ही वायर में। इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। हेड टेल कनेक्शन है, देखो कैसे, अगर इसका हेड ये है और टेल ये है, तो अगले वाले का हेड ये रहा, इसकी टेल ये रही, अगले वाले का हेड ये रहा, इसकी टेल ये, अगले वाले का हेड ये रहा, इसकी टेल, अगले वाले का हेड ये रहा, इसकी टेल, अगले वाले का हेड ये रहा, इसकी टेल। समझ में आया क्या? देख रहे हो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लगा दिया, है ना, सबके सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लगा दिया। इसको बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज। देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली वन ब्रांच या वायर का कनेक्शन। देखो एक ही सिंगल तार में सब जोड़ रखे, एक ही सिंगल पाथ में, एक ही सिंगल तार में, एक ही सिंगल वायर में सबके सब जोड़ रखे हैं। कहीं जॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ भाई, हाँ या ना लिखो जरा, कहीं जॉइंट दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ या ना लिखिए, कहीं जॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ या ना लिखिए, कहीं जॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, अरे उड़ाओ इन स्पैमरों को, जल्दी से लिखो, कमेंट सेक्शन खोलो फटाफट। कहीं जॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? कोई जॉइंट नहीं दिखेगा आपको इसके अंदर, एक ही वायर में सबके कनेक्शन होंगे, है ना, एक ही वायर में सारे कनेक्टेड होंगे आपस में, है ना। ये हटाओ इन स्पैमरों को, फालतू लोग। हाँ सही है, नो यस, कोई भी जॉइंट आपको दिखने वाला नहीं है। पूरी सीरीज सर्किट में आपको कोई जॉइंट नहीं दिखता, एक ही वायर में सब लोग क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है जी। अब देखो पाथ सेम का मतलब क्या है, पाथ सेम तो करंट भी सेम। यहां देखो भाई, पाथ सेम क्या होता है, सेम पाथ का मतलब क्या होता है? सेम पाथ का मतलब होता है, देखो करंट चलेगा तो इसी रास्ते पर दौड़ेगा, दौड़ेगा 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 दौड़ेगा। सेम पाथ था या अलग अलग पाथ थे? एक ही पाथ था या डिफरेंट पाथ थे? बोलो जी, एक ही पाथ था या डिफरेंट पाथ थे? एक ही पाथ था या डिफरेंट पाथ थे करंट के चलने के? क्या करंट कहीं बटा? क्या करंट कहीं पे बटा? नहीं बटा, नहीं बटा, यस, सेम पाथ था,
सेम पाथ था। समझ में आया? तो करंट एक ही पाथ पर चलता है, एक ही पाथ पर चलता है, इसलिए करंट सेम रहता है। यानी यहां पर अगर 5 एंपियर डिटेक्ट हुआ है तो यहां पर कितना होगा बताइए? अगर यहां पर 5 एंपियर एमीटर लगा के मैंने पकड़ा तो यहां पे लगा के पकड़ूंगा, कितना मिलेगा? अगर यहां पे एक एमीटर लगा के 5 एंपियर पकड़ा तो यहां पे एमीटर लगा के देखूंगा कितना आएगा? यस, 5 ही आएगा। बहुत बढ़िया। और यहां पे एमीटर लगाऊंगा तो कितना आएगा? इधर एमीटर लगाऊंगा तो यहां कितना होगा करंट? यहां कितना होगा करंट? बिल्कुल 5 एंपियर ही आएगा। और फिर बैटरी में कितना घुसेगा? 5 ही एंपियर घुसेगा भाई, जितना निकलता उतना घुसता है। ठीक है, तो करंट क्या रहता है भाई? सेम रहता है। लेकिन वोल्टेज बेटा डिवाइड करेगी। वोल्टेज डिवाइड करने का मतलब क्या है? वोल्टेज डिवाइड करने का मतलब, मान लो ये बैटरी 20 वोल्ट की है तो यहां पर 5 वोल्ट गिराएगी, मान लेते हैं, तो यहां पर 3 ही वोल्ट गिराएगी। सर ये किस हिसाब से गिरता है? आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे किस हिसाब से ये डिवाइड होता है। तो 5 यहां डिवाइड हो गया, 3 यहां डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, 2 मान लो यहां डिवाइड हो गया, हां 2 यहां डिवाइड हो गया मान लो, 3 यहां डिवाइड हो गया, कितना हो गया? 3 2 5, 3 2 5 5, और यहां बचा हुआ कितना होगा? 5 होगा। टोटल मिला के देखो 20 बन रहा कि नहीं बन रहा? टोटल मिलाओ, सारी वोल्टेज मिलाओ, 5 और 3 और 2 और 2 और 3 और 5 मिलके 20 बना या नहीं बना? मिलके 20 बना या नहीं बना? 20 बनेगा। यस यस, 20 बनेगा। समझ में आया? वोल्टेज के डिवाइड होने का मतलब समझ में आया कि 20 वोल्ट अगर बैटरी ने दिया है तो सबको डिवाइड होकर के टोटल उतना ही आएगा जितना दिया है। क्लियर बात? फील आ गई? ये सीरीज सर्किट था। पैरेलल की बात कर लेते हैं, पैरेलल की भी फील ले लो जरा। आइए एक पैरेलल सर्किट दिखाएं आपको। एक पैरेलल सर्किट बेटा ऐसा होता है, देखो ये R1, ये R2 और ये R3। ये है एक पैरेलल सर्किट। अब देखो जो बातें मैंने लिखी है वो सारी मैच हो रही है कि नहीं हो रही? जो बातें मैंने लिखी वो मैच हो रही कि नहीं हो रही? हेड से हेड का या टेल से टेल का कनेक्शन। ये देखो, ये देखो, ये इसका हेड है, ये हेड है, ये टेल है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड, ये इसकी टेल है ना। कोई भी हेड टेल हो सकता है वैसे तो, ये समझाने के लिए कि भाई देखो हेड से हेड का कनेक्शन, हेड से हेड का कनेक्शन, और टेल से देखो टेल से टेल का कनेक्शन और टेल से टेल का कनेक्शन। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हेड से हेड का डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है? हाँ है। हेड से हेड का डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है? हाँ है। टेल का टेल से डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है? हाँ है। टेल से टेल का डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है? अच्छा, ऊपर वाली टेल का, नीचे वाली टेल से और बीच वाली टेल से भी है, यानी तीनों टेलों का आपस में है कि नहीं है? हाँ है। तीनों हेडों का आपस में है कि नहीं है? हाँ है। वायर जॉइंट दिखाई देंगे आपको, बोलो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? देखो ये वायर का जॉइंट, एक वायर आ रही थी, एक वायर आ रही थी, अब 3 हो गई हैं, अब 3 वायर हो गई हैं, इसके बाद 3 ब्रांच बन गई है। ये ब्रांच नंबर 1, ये ब्रांच नंबर 2, ये ब्रांच नंबर 3। और फिर से देखो, फिर से देखो, ब्रांच 3 वाला करंट भी चल के आएगा, ब्रांच 2 वाला करंट भी चल के आएगा, ब्रांच 1 वाला करंट भी चल के आएगा। फिर से एक वायर का जॉइंट है। बोलो भाई है कि नहीं है? बोलो भाई है कि नहीं है? फिर से एक वायर का जॉइंट दिखा या नहीं? फिर से एक वायर का जॉइंट है या नहीं? बिल्कुल है। और वायर का जॉइंट है तो फिर से ये सब इकट्ठे होके एक करंट बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ पाथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये दौड़ लगाई, ये दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, करंट ने दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, यहां पहुंचा। इसके बाद क्या है भाई? 3 रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉनों की भीड़ आ गई है, 3 रास्ते हैं, तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे। बोलो करंट डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? 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 अरे बोल दो,
अरे बोल दो, करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। ठीक है, पाथ डिवाइड होता है तो करंट भी डिवाइड होता है। ठीक है, वोल्टेज लेकिन सेम रहती है। अगर वोल्टेज यहां पर 20 वोल्ट है, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल करंट का भी देता हूं, मान लो भाई करंट 6 एंपियर है, 6 एंपियर है, तो यहां तक भी 6 एंपियर ही है, लेकिन जैसे ही जॉइंट आया तो यहां पर कुछ गया, मान लो 1 एंपियर ऊपर से गया, 2 एंपियर बीच में से गया और 3 एंपियर नीचे से गया, तो 3 एंपियर चल करके यहां तक पहुंचेगा, बोलेगा मैं हूं 3 एंपियर, ये वाला यहां तक पहुंचेगा, बोलेगा मैं हूं 2 एंपियर, ये वाला यहां तक पहुंचेगा, बोलेगा मैं हूं 1 एंपियर, ये फिर इकट्ठा होकर के एकत्र एकजुट होकर के फिर से 6 एंपियर जाके बैटरी में घुस जाएगा। बोलो भाई क्लैरिटी है कि नहीं है? किस तरीके से करंट पाथ पे चल रहा है, ये क्लैरिटी आपको है या नहीं है? बात करते हैं वोल्टेज की। अगर वोल्टेज 20 वोल्ट है बेटा, अगर वोल्टेज 20 वोल्ट है तो इस वाले रेजिस्टेंस पर भी 20 ही वोल्ट पड़ेगी, इस वाले रेजिस्टेंस पर भी 20 ही वोल्ट पड़ेगी, और इस वाले रेजिस्टेंस पर भी 20 ही वोल्ट। वोल्टेज सब पर सेम रहती है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज रहेगी सेम, लेकिन करंट करेगा डिवाइड। आपको ध्यान रखनी है बातें, न्यूमेरिकल में काम आती हैं। ठीक है जी, न्यूमेरिकल में काम आती हैं। ओके, तो अभी तक हमने सीरीज सर्किट पढ़ा, दिखने में कैसा? पैरेलल पढ़ा, दिखने में कैसा? आप उसको पहचानोगे कैसे? पहचान यहां से होगी, पहचान उसकी यहां से होगी। ठीक है, आइए भाई शक्ल देख लीजिए सीरीज सर्किट की। देखो यहां भी देख सकते हो आप, अगर कुछ यहां पे दिख रहा है आपको तो मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा। ये देखो, ये देखो, एक बल्ब जुड़ा हुआ है यहां पर, उसके बाद उसी वायर में एक और बल्ब जुड़ा हुआ है, और फिर वो बैटरी में चला गया, और इस प्रकार से कनेक्शन हो रखा है इसका। इसको सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। ये सीरीज है, ये सीरीज है। ठीक है ना भाई? और यहां देखो, यहां देखो, ये वायर देखो, कुछ नीचे गई कुछ ऊपर गई, यहां पे जॉइंट आएगा, इस जगह पर जॉइंट आ गया। एक बल्ब ऊपर है और एक बल्ब नीचे है, फिर यहां पे जॉइंट आ गया, फिर बैटरी। तो इस प्रकार से चल रहा है। ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल है। ठीक ठीक, चलिए अब बात ये कर लेते हैं, अब बात ये कर लेते हैं कि भाई सीरीज के फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे करनी है। ठीक है ना, डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन कर रहे हैं, स्कूल लेवल पर भी काम आएगी, बोर्ड लेवल पर भी काम आएगी। मतलब बात एक ही है, स्कूल में, स्कूल के लिए पढ़ रहे हो तो भी काम आएगी, है ना, और बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो काम आएगी आनी है। ठीक है ना, देखो भाई, इस बैटरी की वोल्टेज को हम लोग V मान लेते हैं। सही है, इस बैटरी की वोल्टेज को हम लोग क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं, और करंट की वैल्यू हम लोग I मान लेते हैं। I करंट चल रहा है। ठीक है, I करंट चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर I करंट चल रहा है तो R1 में, R2 में, R3 में, तीनों में ही I करंट घुसेगा, हां या ना? क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में करंट रहता है सब में सेम, लेकिन वोल्टेज करती है सब में डिवाइड। हां या ना? हां या ना? अगर I करंट निकला है तो R1 में भी I ही घुसेगा, R2 में भी I ही घुसेगा, और R3 में भी I ही घुसेगा, और जो निकलेगा वो भी I ही होगा, और जो बैटरी तक चला जाएगा वो भी I ही होगा। लेकिन मुझे बताओ वोल्टेज के साथ क्या होगा? वोल्टेज के साथ क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वोल्टेज के साथ क्या होगा? क्या वोल्टेज यहां पर भी V रहेगी, यहां पर भी V रहेगी, यहां पर भी V रहेगी क्या, या डिवाइड होगी? वोल्टेज के साथ क्या होगा? वोल्टेज के साथ क्या होगा? अगर वोल्टेज यहां पर V है, अगर वोल्टेज यहां पर V है, यस, चेंज करेगी, चेंज करेगी। यहां पर गिरेगी V1, यहां पर गिरेगी V2, और यहां पर गिरेगी कुछ V3। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन एक बात बताओ, क्या V1, V2, V3 तीनों को जोड़ दूं तो V लिख सकता हूं उसको? क्या मैं V टोटल को V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं कि नहीं? मुझे सिर्फ इतना बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं? अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो वापस से V आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ। बेटा अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं
तो टोटल V को लिखने के लिए ध्यान से सुनिएगा, टोटल V को लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि इसमें I करंट है और रेजिस्टेंस जो बनेगी टोटल उसको मैं RT लिख लेता हूं, जो भी इन सब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसको मैं RT लिख लेता हूं, ठीक है ना, इज इक्वल टू V1 के लिए क्या लिखूंगा, V1 के लिए लिखूंगा I टाइम्स R1, V2 के लिए क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा I टाइम्स R2, और V3 के लिए क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा I टाइम्स R3। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, बोलो भाई होता है कि नहीं होता। V1 की जगह पर IR1, क्यों, क्योंकि V1 को मैं I टाइम्स R1 से रिप्लेस कर सकता हूं, V2 को मैं I टाइम्स R2 से रिप्लेस कर सकता हूं, और V3 को मैं I टाइम्स R3 से रिप्लेस कर सकता हूं। बोलो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, है ना, लिख सकता हूं ना। अच्छा, अब आपको पता है करंट सब में कॉमन है, करंट सब में सेम है, तो I को बाहर ले लो, I को ब्रैकेट से बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, और यहां पर क्या, यहां पर है I टाइम्स RT, I से I कट गया, कटने के बाद जो बचा वो क्या है बेटा, कि भाई जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो तीनों को ऐड करके आ रही है, वो तीनों को ऐड करके आ रही है, समझ गए। ऐसे निकलता है सीरीज का फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला निकाला है, आपके मन में सवाल आएगा, सर ये आरटी कौन है, क्या महत्व है इस आरटी का, क्या फायदा है इस आरटी का, कौन है ये आरटी। भाई ये जो आरटी है ना, हम इसको कहते हैं नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हम इसे कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हम इसे कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और इसका एक और नाम भी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इन चारों में से चारों नाम से आप फेमिलियर होने चाहिए हो, चारों नाम आपको फेमिलियर होने चाहिए, क्योंकि कोई भी तरीके से बोर्ड वाला पूछ सकता है। कल को वो पूछ ले इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है ना। एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे को ना, पढ़ाते पढ़ाते पहला साल हुआ था, अभी 2017 की बात है ये, तो बोर्ड हुआ 17 का, तो बच्ची मेरे पास आई पेपर लेकर के, तो कहती सर बाकी सब तो ठीक है, अच्छी बच्ची थी, मतलब टॉपर बच्ची, वो मेरे पास आई, सवितु नाम है उसका, आज भी मतलब मैं कनेक्टेड हूं अपने उन बच्चों से जो फर्स्ट बैच के बच्चे होते हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन होता है, हर टीचर के साथ ऐसा ही होता है, तो उनसे भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूं। तो उसने मुझे आकर के बोला, कह रही सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए बोर्ड के इस पेपर में, बोर्ड का पेपर लेकर के आई थी, कह रही सर इस क्वेश्चन पेपर में ना ये लिखा हुआ है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है। मैंने कहा बेटा तू करके क्या आई है इसमें ये बता। तो कह रही कि सर मैं करके तो यही आई हूं, क्योंकि मुझे लगा कि रेजिस्टेंस के आगे कुछ लिखा हुआ वो टोटल ही मांग रहा होगा, है ना, तो वो टोटल ही निकाल करके आई थी, लेकिन वहां पर इफेक्टिव शब्द लिखा हुआ था। तो कह रही सर मैं कंफ्यूज थी। तो मैं उस दिन के बाद से, मतलब वो मेरा पहला साल था टीचिंग का, तो पहले साल में उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, तभी मैं आपको यहां पर चार चार नाम बता पा रहा हूं, है ना, नेट भी बता रहा हूं, टोटल बता रहा हूं, इफेक्टिव बता रहा हूं, इक्विवेलेंट बता रहा हूं। तो मैंने क्लास के अंदर शायद नेट बता दिया था, शायद टोटल बता दिया था, मैंने इक्विवेलेंट भी बता दिया था, एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट दे रखा है, एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट शब्द ले रखा है, लेकिन इफेक्टिव शब्द मतलब मेरे कानों में आया ही नहीं और कभी ध्यान में आया ही नहीं, तो मैंने क्लास में कभी बोला नहीं, तो उस बच्ची ने कभी लिखा नहीं। लेकिन फिर भी आप सभी में इतना दिमाग होगा कि अगर आड़ा टेढ़ा कोई शब्द उठ करके आ जाए तो अपना दिमाग लगा करके आप उस आंसर को ठीक ठीक कर पाओ, कर दोगे ना। वैसे अब इतना बुरा हाल नहीं होगा, क्योंकि वो पहला साल था और उतना बुरा हाल हुआ भी नहीं था, वो सही करके आई थी, है ना। तो मुझे वो बात अचानक से याद आ गई। जब भी मैं इसको पढ़ाता हूं ना, मुझे वो बात जरूर याद आती है कि भाई हर चीज जो टीचर को पता ना वो बता दो क्लास के अंदर। अब बच्चा उसको कितने ध्यान से सुनेगा, कितने ध्यान से नहीं सुनेगा, उसको नोट करेगा, नोट नहीं करेगा, उसे याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, वो रिवीजन करेगा या नहीं करेगा, ये उसके ऊपर छोड़ दो। भाई अल्टीमेटली पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना, मेरा पेपर नहीं है वो पेपर आपका है। जब तक आप उसको अपना नहीं मानोगे ना, आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, उसको अपना मानो, पहले तो उसको अपनी जिम्मेदारी मानो। जब तक आप ये सोचोगे नहीं घर वालों की जिम्मेदारी है पढ़ाना, टीचर की जिम्मेदारी है पढ़ाना, ट्यूशन वाली दीदी की जिम्मेदारी है पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। सब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देंगे, अंत में आपके ऊपर बात आएगी कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो मैंने उस पहले साल में जब टीचिंग कर रहा था मैं, तो मैंने ये इफेक्टिव शब्द नहीं बताया, फिर भी बच्ची अपना दिमाग लगा करके लिख के आई। समझ रहे हो ना बात को। तो तब से मैं इस बात को समझ गया हूं कि जितना टीचर जानता है ना, उतना कोशिश करता है कि क्लास में बता दे,
जितना जानता उससे ज्यादा ही बता दे। अभी अल्टीमेटली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिम्मेदारी सही से समझते हो कि नहीं समझते, कितना आपको याद रहता है कितना नहीं रहता। हमने अपना फर्ज तो निभा देना है। चलिए ठीक है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस है। आपको टोटल बोलेगा, इफेक्टिव बोलेगा, नेट बोलेगा, चारों शब्दों से आप फेमिलियर रहना, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है और डेरिवेशन कुछ नहीं, 4 लाइनों की डेरिवेशन है भाई, ठीक है। डेरिवेशन स्टार्ट कहां से करनी है, समझ गए ना। स्टार्ट करनी है जो चीज डिवाइड हो रही है। क्या डिवाइड हो रही है, वोल्टेज, तो वहीं से स्टार्ट करना, एंड में आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जिस चीज में डिवीजन आ रहा है वहां से डेरिवेशन स्टार्ट करना, ठीक है। ये डेरिवेशन को करने की चाबी समझ लो, डेरिवेशन को स्टार्ट करने की चाबी है, कुंजी है, ये की है, की टू स्टार्ट द डेरिवेशन क्या है, वहां से स्टार्ट करो जहां से डिवीजन हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैरेलल सर्किट की डेरिवेशन को कहां से स्टार्ट करूं। पैरेलल सर्किट की डेरिवेशन का पहला लाइन क्या हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। एक पैरेलल सर्किट की मुझे डेरिवेशन करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो मुझे बताइए कि पहली लाइन क्या हो, पहली लाइन क्या हो। शाबाश, बहुत सही। पैरेलल सर्किट में भाई साहब करंट करता है डिवाइड, करंट करता है डिवाइड, लेकिन वोल्टेज रहती है सेम। तो बेटा जी अगर वोल्टेज V है तो R3 पर भी V ही गिरेगी, R2 पर भी V ही गिरेगी और R1 पर भी V ही गिरेगी, ठीक है। और अगर करंट I निकला तो यहां तक तो I ही पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, R1 के पास ऊपर जाएगा I1, R2 के पास जाएगा I2 और R3 में से निकलेगा I3। ये आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहां तक आ जाएगा I1, यहां तक आ जाएगा I2 और यहां तक आ जाएगा I3। फिर ये जॉइंट मिल गया, फिर से इकट्ठा होकर वापस क्या बन जाएगा, I और बैटरी में क्या घुस जाएगा, I। यानी जहां से डिवीजन हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे यहां पर, करंट से शुरू करना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे टोटल करंट इन द सर्किट, यानी ये जो I है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। क्या स्टार्टिंग की लाइन यही लिखनी चाहिए कि लिखनी चाहिए, क्या स्टार्टिंग की लाइन को यही लिखना चाहिए ना। बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। अप्लाइंग ओम्स लॉ, फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ओम्स लॉ। इस बार कैसे करेंगे भाई, इस बार देखो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, हां पता है। तो I इज इक्वल टू V बाय आर भी तो होता है। अरे हां, वाह सर वाह, क्या बात कह दी सर। इसको यूज करेंगे I इज इक्वल टू V बाय आर को, ठीक है ना। करंट बराबर वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो भाई टोटल की बात करें तो वहां पर भी V अपॉन में R टोटल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूं, इज इक्वल टू V बाय R1। यहां क्या लिखूं, I2 के लिए क्या लिखूं, V बाय R2 और फिर V बाय R3। सही बात है कि नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, इसलिए V लिखा जाएगा, V बाय R2 प्लस V बाय R3। किसको कॉमन ले सकता हूं सर, V को कॉमन ले लो। V को कॉमन लेते ही भाई साहब V आ गया बाहर और ये सब रह गए ब्रैकेट में, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और यहां पर क्या, यहां पर है V बाय RT, V से V कट गया, यहां भी 1 यहां भी 1 रह जाएगा। और उसके बाद जो फॉर्मूला एंड में आएगा वो आएगा 1 बाय R टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। 1 बाय RT इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। इक्विवेलेंट बोलो, इफेक्टिव बोलो, नेट बोलो, टोटल बोलो, ये चारों शब्द एक ही बात कह रहे हैं कि पैरेलल के अंदर इस फॉर्मूले को आपने लगाना है और सीरीज के अंदर आपने इस फॉर्मूले को, ये सीरीज का फॉर्मूला और ये पैरेलल का फॉर्मूला। आइए कुछ सवाल करते हैं, इजी एकदम इजी सवाल करते हैं, करें शुरू करें। आओ जी, बहुत ही आसान से सवाल करते हैं। देखो R1 है भाई 3 ओम, R2 है भाई 2 ओम और R3 है 5 ओम। R टोटल बताइए कितना आएगा, फटाफट जल्दी, R टोटल बताइए कितना आएगा।
10 कैसे? 10 कैसे? क्योंकि भाई ये सीरीज है, ये सीरीज है, तो बस आपने क्या करना, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है ना। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया? 10 ओम आ गया। 10 ओम, 10 ओम इज द आंसर, है ना। 10 ओम इज द आंसर। ठीक, बढ़िया। अच्छा, सपोज करो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, है ना, इसका लेवल 2 लेके जाऊं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 1 है ना। आओ लेवल अप करें थोड़ा, सबके लेवल निकलेंगे बेटा, टेंशन ना लो, सबके लेवल निकलेंगे। आइए इसको लेवल अप करें। ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है। ठीक है, एक बैटरी कनेक्टेड है इनके साथ 20 वोल्ट की। तो आपको बताना है कि सर्किट में करंट कितना चलेगा। फाइंड द करंट ड्रॉन इन द सर्किट। बताइए करंट कितना होगा सर्किट में, करंट कितना आएगा सर्किट में। अब ये कैसे निकालेंगे, आओ सुनो, आओ सुनो, ये कैसे निकालेंगे। देखो, कभी भी आपसे करंट पूछा हो ना, आपको टोटल आर तो निकालना ही पड़ेगा। मेरी इस बात को सुन भी रहे हो कि नहीं? ये आंसर दी जा रहे हो, आंसर लिखे जा रहे हैं यहां पे। अबे सुन लो, पहले बात सुन लो पूरी। आप सही लिख रहे हो आंसर, नो डाउट, आंसर आपका सबका सही है, आंसर आपके सबके सही है, लेकिन टोटल आई निकालने के लिए टोटल आर निकालना जरूरी है। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालनी जरूरी है। तो क्या हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं क्या? हां, निकाल चुके हैं। कितनी है? 10 है ना। टोटल आर हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। कितना है भाई? 10 ओम है। वोल्टेज कितनी है टोटल? सर 20 वोल्ट है। और आपको करंट निकालना है। करंट होता है भाई V बाय आर। ओम्स लॉ लगाओ ना, ओम्स लॉ लगाओ। V बाय आर, V कितना है सर? V है 20। रेजिस्टेंस कितनी है सर? वो है 10। 0 0 काटा कितना आ गया? 2 एम्पियर इज द आंसर। बिल्कुल सही लिख रहे हो, 2 एम्पियर इज द आंसर। करेक्ट है, करेक्ट है, 2 एम्पियर इज द आंसर। आओ लेवल 3 चलें, आओ इससे लेवल अप करें। आइए लेवल 3 के सवाल देखिए कैसे बनते हैं। इससे ऊपर लेवल आई नहीं, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं है, लेवल 3 तक ही है सब कुछ, लेवल 3 से ऊपर नहीं है। देखो ऐसा है, ऐसा है, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि यहां पर तो 20 वोल्ट है, यहां पर क्या 20 वोल्ट आएगी, और यहां पर भी क्या 20 वोल्ट आएगी, और यहां पर भी क्या 20 वोल्ट आएगी, या फिर सब पर अलग अलग आएगी? क्या कहते हो, क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो भाई? 3 ओम पर, 2 ओम पर, 5 ओम पर क्या 20-20 वोल्ट पड़ेगी क्या? यहां पर 20 वोल्ट है, यहां पे 20 वोल्ट है, यहां पे 20 वोल्ट है, या अलग अलग है? या अलग अलग है? बोलो बोलो, अलग अलग है। सही है ना, सब पे अलग अलग। सीरीज है ना, सीरीज में डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो आपको क्या करना है, आप सपोज करो कि यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है ना, 5 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। आप बताइए इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? यह है अगला क्वेश्चन। फाइंड V एट 5 ओम। 5 ओम पर वोल्टेज कितनी होगी आपको बतानी है। सिर्फ 5 ओम पर बताओ कितनी होगी। सब पर नहीं जानने की जरूरत, सब पर नहीं जानना अपने को, हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 5 ओम बता दे भाई कितना है, हमें 5 ओम की वोल्टेज बता दे बस कितनी है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? आओ मैं सिखाता हूं, आओ मैं सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं। आओ सुनो, देखो करंट कितना चला सर्किट में, करंट कितना चला बताइए। इस पूरे सर्किट में कितना करंट चल रहा है बताओ भाई, इस पूरे सर्किट में कितना करंट चल रहा है? सर अभी अभी निकाला था, करंट आया था 2 एम्पियर। तो सभी में करंट कितना है? 2 एम्पियर। यहां भी 2 एम्पियर, यहां भी 2 एम्पियर, इसमें घुसेगा तो भी 2 एम्पियर, इसमें घुसेगा तो भी 2 एम्पियर, और इसमें घुसेगा तो भी 2 एम्पियर ही है। तो भैया अगर मुझे सिर्फ इसी की वोल्टेज निकालनी है तो सिर्फ इसी के लिए ओम्स लॉ लगा देना। अरे बस यहां के लिए निकालनी है ना वोल्टेज, हां तो बस इसी के लिए ओम्स लॉ लगा दे। यानी हम लगाएंगे बड़ा ही स्पेसिफिक ओम्स लॉ सिर्फ इसके लिए, V इज इक्वल टू आई आर। बोलो हां या ना, अरे बोलो हां या ना। इसमें कितना करंट घुस रहा है सर? 2। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है सर? 5। 5 दूनी 10, 10 वोल्ट इज द आंसर।
10 वोल्ट इज द आंसर। आई इंटू आर कर दे, और इसमें आई तो तू 2 ही रखेगा, लेकिन आर रखेगा जिस स्पेसिफिक तूने वोल्टेज निकालनी है, यानी 5 दूनी 10 वोल्ट आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम इतने ही धुरंधर हो, अगर तुम इतने ही महान हो, तो यह बताओ कि यहां पर कितनी वोल्टेज होगी, यहां पर कितनी वोल्टेज होगी? ठीक है, यहां पर 10 वोल्ट है, यहां कितनी? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4 वोल्ट। यहां कितनी? यहां कितनी? फटाफट फटाफट, शाबाश, यस, हुसैन बोल्ट की स्पीड से फटाफट। यहां कितनी? बहुत बढ़िया, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, क्या बात है, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? फील आ गई पूरे टॉपिक की कि नहीं? पूरे टॉपिक की फील आनी चाहिए भाई, पूरे टॉपिक की फील आनी चाहिए भाई। बता दो, ये 4, ये 4, ये 6, ये 10, कुल मिला के 20। बोलो 20 है कि नहीं? कुल मिला के 20, बोलो 20 है कि नहीं? यहां 6 गिरी या 4 गिरी या 10 गिरी, कुल मिला के 20 है कि नहीं है? है भाई, है भाई, हां या ना बोल दो। फील आ गई तो फायर इमोजी। फील आ गई, न्यूमेरिकल करने की फील है। इससे लेवल ऊपर है ही नहीं, इससे ऊपर लेवल है ही नहीं। जो दादा लेवल है ना, वो मैंने आपको क्लास में ही करवा दिया है। दादा लेवल जो है वो क्लास में ही हो चुका है भैया, इससे लेवल ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आओ पैरेलल के भी लेवल निकालें थोड़े। आइए पैरेलल के भी थोड़े लेवल निकालें। आओ आओ, पैरेलल के भी कुछ लेवल निकाल दे भाई, हैं? निकालें, आओ, आ जाओ, देखो सर्किट देखो जरा। हाँ, लेवल 1, फाइंड आर टोटल। लेवल 2, फाइंड करंट इन द सर्किट। लेवल 3, फाइंड, देखते हैं आगे क्या है। अभी पहले लेवल 1 2 करो, पहले लेवल 1 2 करो, पहले लेवल 1 2 करो, पहले लेवल 1 2 करो। हाँ जी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पैरेलल वाला, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, साफ साफ दिख रहे हैं। 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम पैरेलल में, ठीक है ना? तो पहले वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है पहले वाला फॉर्मूला? 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सही बात है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 कितना है? R1 को 3 ले लो, चलो। R2 कितना है? R2 को 6 ले लो, चलो, बहुत बढ़िया। और R3 कितना है? R3 2 है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एलसीएम, 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 3 6 और 2 का एलसीएम क्या लूं? क्या लूं? 3 6 और 2 का एलसीएम बोलो जल्दी से। 12 ले ले, 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 2 छिक्के 12। सही है, सही है, बढ़िया, ठीक है। अच्छा अच्छा, 4 और 6 कितना हो गया भाई? 10 हो गया। और 2 कितना हो गया? 12, 12/12, 1/1 यानी 1 ओम। तो 1/RT 1 ओम है, तो RT भी 1 ही होगा, है ना भाई? तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 1 ओम आ गई। अब करंट पर आते हैं, अब करंट पर आते हैं। करंट कितना है? करंट कितना है? करंट बताइए। बिल्कुल सही है बेटा, रेजिस्टेंस आ गई 1 ओम। करंट बताइए, करंट बताइए। कितना आएगा करंट? सेंटीमीटर? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 6 ले लो एलसीएम को, तो 6 लेके आंसर 1 नहीं आएगा? जो ये भाई, इनको शायद मैथ थोड़ी ज्यादा आती है, पीएचडी वीएचडी यहां पे कुछ शायद मैथ में, शायद कुछ बच्चे भाई मैथ में पीएचडी हैं। वो कह रहे सर एक काम करो, इसको 6 ले लो। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, जैसा तुम बोलो, जैसा तुम बोलो। 6 ले लिया बेटा। 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 2 तिये 6।
तो 6/6 है ना। अब आंसर क्या आया है? अब आंसर क्या आया है भाई पीएचडी? अब आंसर क्या आया है? पहले कुछ हो रहा था क्या? 12 ही लूंगा। मैथ मत सिखाना कभी जिंदगी में मुझे, क्योंकि फिजिक्स वालों को मैथ पहले आती है, फिजिक्स बाद में आती है बेटा, ये ध्यान रखना। अब लिखते रहो रॉन्ग। ठीक है जी, टोटल आर क्या है? 1 ओम है, बढ़िया। करंट निकालते हैं। करंट होता है भाई V इज इक्वल टू आई आर। करंट होता है V बराबर आई आर। वोल्टेज कितनी है? 10। तो यहां 10 रख दो, यहां 10 रख दो। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। तो करंट कितना आ गया बेटा? करंट आ गया 10 एंपियर। बढ़िया बढ़िया, सही है। जिनका ये दोनों आंसर सही आए, आप अपने आप के लिए एक बार फायर इमोजी हो जाए, मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए फायर इमोजी। अरे हंस बस बाद में लेंगे, कोई नहीं। अपने लिए शाबाशी सबसे पहले तो, क्योंकि 2 लेवल तो क्रिएटेड है अपने, बहुत बढ़िया। 2 लेवल अपने क्रिएटेड है, सही है। तीसरे लेवल पर चलते हैं अब, है ना। एक बार खुद के लिए फायर इमोजी हो जाए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। खुद के लिए जिनके दोनों लेवल निकल गए हैं, तो लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। नहीं, तुम बैठ के भी पढ़ सकते हो वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए लेवल 3 पर चलें। लेवल 3 ये है बेटा, लेवल 3 ये है कि ठीक है भाई, यहां तक तो हमारा करंट था 10 एंपियर, ठीक है। इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? और इधर कितना होगा? ये आपको फाइंड करना है। यानी I1, I2 और I3 कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो फाइंड I1, फाइंड I2 एंड फाइंड I3। प्लीज एक ही कमेंट में बताना ताकि मैं पढ़ पाऊं। एक सिंगल कमेंट में ही तीनों लिखना ताकि मैं आराम से पढ़ पाऊं, ठीक है ना। मैं नहीं तो पढ़ नहीं पाऊंगा बेटा, है ना। बहुत तेज चैट चलती है वैसे भी, है ना, और सारे मिस हो जाएंगे नहीं तो फिर, है ना। एक ही कमेंट में लिख दो, कॉमा कॉमा डाल करके, कॉमा कॉमा डाल करके एक ही कमेंट में लिख दो, अगर आपको आंसर आता है तो। नहीं तो मैं तो सिखा ही रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं तो सिखा ही रहा हूं। चलो मैं एक का निकालना सिखा देता हूं आपको, एक का निकालना सिखाता हूं। आप मुझे एक बार बताओ, अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो आपको यह बात ध्यान होगी कि भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज सेम रहती है और करंट करता है डिवाइड। याद आ रहा है? याद आ रही है वाली बात? तो अगर वोल्टेज बेटा 10 वोल्ट है तो इस वाली रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज मिलेगी? सर 10 वोल्ट मिलेगी। अच्छा, फिर इस वाली को कितनी मिलेगी? सर इसको भी 10 वोल्ट मिलेगी। अच्छा, फिर इसको कितनी मिलेगी? इसको भी 10 ही वोल्ट मिलेगी भैया। तो जब इसको भी 10 मिल रही है, इसको भी 10 मिल रही है, इसको भी 10 मिल रही है, तो करंट निकालने में क्या समस्या भाई? करंट निकालने में क्या समस्या भाई? क्या समस्या है? अगर आपको इसका करंट निकालना है, मतलब I1 निकालना है, तो ओम्स लॉ इनके लिए लगा दो। इसका निकालना है तो ओम्स लॉ इसके लिए लगा दो, और इसका निकालना है तो ओम्स लॉ इसके लिए लगा दो। भाई कुछ नहीं करना इसमें, बहुत सिंपल है। V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू V बाय आर। तो V कितना है? 10। R कितना है? 3। 10/3, 10/3। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? V इज इक्वल टू आई आर, तो V डिवाइड बाय R1। I2 क्या होगा? V डिवाइड बाय R2। और I3 क्या होगा? V डिवाइड बाय R3। तो रख दो ना यार, V कितना है? 10। इस पे भी 10, इस पे भी 10, तो 10/R1 बोले तो 3, 10/R2 बोले तो 6, 10/R3 बोले तो 2। कितना आ गया ये? है जी, कितना आ गया ये? 10/3। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ये 3.33 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आएगा 1.52 करके ऐसे कुछ, है ना, है ना। और ये कितना आएगा? ये आएगा 5। सही है ना। 1.66 5 बाय कितना बनेगा? 5/3 ना, 5/3 ना, तो 1.66 एम्पियर ऐसे करके आएगा। अच्छा ये बताओ अगर इन सबको जोड़ दूं बेटा, तो क्या टोटल करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मुझे हाँ या ना लिख के बता दो, और फिर फायर इमोजी अगर आपके तीनों आंसर सही हैं तो। अपने लिए फायर इमोजी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को बहुत मिलती है, मेरे को बहुत प्यार मिलता है आप सबसे, है ना। आपके लिए शाबाशी रूप में फायर इमोजी होना चाहिए, है ना। बता दो मुझे जरा, तीनों को जोड़ के 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है,
खुद के लिए फायर इमोजी बना लो जल्दी से, खुद के लिए फायर इमोजी बना लो जल्दी से, क्योंकि आपने आज काफी कुछ नई चीजें सीखी हैं, है ना। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल बेटा देखने में आते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा रहा हूं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि ये आपको मदद करेंगी आगे, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ ट्रिक्स करवा देता हूं, है ना, कुछ ट्रिक्स जो कि आपको काम आएंगी कैलकुलेशन इजी करने में, ठीक है ना। तो आप कुछ ट्रिक्स सीख लो। देखो ऐसा है कि अगर दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये भी एक्स है, दो रेजिस्टेंस दी हुई है, अगर ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, तो इनका आंसर हमेशा x/2 आता है। ये सारी ट्रिक ना पैरेलल में चलती है, सीरीज की कोई ट्रिक ही नहीं होती। सीरीज में क्या ट्रिक होगी, सारे तो ऐड कर देने सारे तो ऐड कर देने होते हैं, तो उसमें सीरीज में ट्रिक नहीं चलती, ट्रिक चलती है पैरेलल में। ट्रिक किस में चलती है, ट्रिक चलती है पैरेलल में, ठीक है ना भाई, याद रहेगी। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है और दोनों पैरेलल हैं, दोनों सेम और दोनों पैरेलल, तो इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर आएगा x/2, ठीक है, इनका आंसर आएगा x/2। ओके, अच्छा यहां देखो, यहां देखो, अगर तीन सेम है, अगर तीन सेम है, तो इनका आंसर क्या लगता है क्या आएगा, क्या लगता है क्या आएगा, अगर तीन सेम है तो इनका आंसर क्या आएगा, अगर तीन सेम है तो आंसर क्या आएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, x/3। और फिर एक बात बताओ, फिर एक बार बताओ, अगर पता ही ना हो कि ये कितने हैं, n है मान लो, तो फिर आंसर कितना आएगा, सबके सब x हैं लेकिन पता ही नहीं कितने, n है, तो फिर आंसर क्या आएगा, फिर आंसर क्या आएगा भाई, दो थे तो x/2, तीन थे तो x/3, n है तो शाबाश, 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 x/n आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ कॉमन चीजें देख लो, जैसे बेटा अगर एक x दिया हुआ है और दूसरा y दिया हुआ है, ठीक है, और आपको सीधा सीधा आंसर निकालना है इसका, ठीक है ना, सीधा सीधा अगर आपको आंसर निकालना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करने का, नीचे ऐड करने का, खत्म, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ये सीधा आंसर दे रहा हूं मैं, जैसे ये सीधा आंसर दिया है, ये सीधा आंसर दिया है, ये सीधा आंसर, तो ये भी सीधा आंसर, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, बड़े ही कॉमन ट्रिक्स हैं ये बड़ी कॉमन ट्रिक्स हैं, आपको एमसीक्यू करने में काम आएंगी। इसको सब्जेक्टिव में अप्लाई मत करना, सब्जेक्टिव में तो आपको पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, सब्जेक्टिव में आपको पूरा काम करना पड़ेगा। ये ट्रिक कब काम आएगी, जब एमसीक्यू करना हो या आंसर वेरीफाई करना हो, ठीक है ना। तो लिख देता हूं इस बात को भाई, ये जो जितनी भी ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, ये या तो एमसीक्यू के लिए है ना, या फिर आंसर को झटके में वेरीफाई करने के लिए, ठीक है ना, आंसर झटका वेरीफाई, ठीक है, आंसर को झटके में वेरीफाई करने के लिए भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा उनका, वो यही आएगा, xy/x+y। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दूं, ये अगर मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल के साथ दूं, है ना, दे दूं, चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लो बेटा ये 3 है, ये 6 है, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा इसका, ट्रिक से करूं तो क्या आंसर आएगा, ट्रिक से करूं तो क्या आंसर आएगा, 3 और 6 दोनों अलग अलग है ना, ये x है ये y है, क्या आंसर आएगा, ऊपर करो मल्टीप्लाई, नीचे करो ऐड, ऊपर करो मल्टीप्लाई, नीचे करो ऐड, 6 3 18 और 6 + 3 9, 9 2 पे काट देगा 18 को, 2 ओम इज द आंसर, शाबाश, 2 ओम इज द आंसर। बेटा 1/2 क्यों लिख रहे हो, ये सीधा आंसर आया हुआ है, ये सीधा आंसर आया हुआ है, कंफ्यूज मत हो, 1/1/1 वाला मैंने लगाया ही नहीं फॉर्मूला, ये आपको सीधा डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप लेकिन 1 लगाना चाहो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/r टोटल क्या होता है, 1/r1 + 1/r2, लगाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा भाई, लगाओ। 1/r1 क्या है भाई, 3 है, 1/r2 क्या, r2 क्या भाई 6 है, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है भाई, 12 भी होता है 18 भी होता है
लेकिन कोई नहीं, तुम्हारे लिए 6 ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 कम 6 क्या आ गया 3/6, काटा तो 1/2। अगर 1/RT 1/2 है तो फिर RT कितना होगा, इसको भी रेसिप्रोकल इसको भी रेसिप्रोकल, कितना आ गया बेटा 2 नहीं आ गया, 1/2 थोड़ी ना होगा, 1/2 थोड़ी ना होगा, 2 ही तो होगा। आपको RT पूछा है ना, आपको टोटल R निकालना ना, 1 टोटल R थोड़ी निकालना है 1/RT थोड़ी निकालना, RT निकालना आपको। तो RT कितना आएगा 2 ओम आएगा, इसको भी रेसिप्रोकल इसको भी रेसिप्रोकल कर देना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है ना, है ना। अच्छा, ऐसे ही एक बड़ा ही मशहूर सवाल आता है इसके ऊपर, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है ये, है ना, शायद आगे दिया भी होगा। ठीक है, पहले मैं इसकी भूमिका गढ़ देता हूं, है ना, इसकी पहले मैं आपको भूमिका देता हूं एक बार, है ना, इंट्रोडक्शन देता हूं। एक बड़ा ही मशहूर सवाल है, मतलब इसको इंपॉर्टेंट कहना चाहिए। सवाल कुछ ऐसा है कि भाई एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इसकी क्या है, इसकी रेजिस्टेंस R है। तो क्या किया कि इस वायर को ना 5 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, डिवाइड्स इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। अब 5 हिस्सों में बांट दिया तो भाई हर वायर की लेंथ क्या हो जाएगी सर, हर वायर की लेंथ हो जाएगी L/5, इसकी भी क्या होगी L/5, इसकी भी क्या होगी L/5, इसकी भी क्या होगी L/5 और इसकी भी क्या होगी L/5। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर टुकड़े की रेजिस्टेंस कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। हर टुकड़े की, टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, 3, 4, 5, हर टुकड़े की खुद की रेजिस्टेंस कितनी होगी। अगर इस पूरी वायर की R है तो एक टुकड़े की कितनी होगी, एक टुकड़े की कितनी होगी, लेंथ तो ठीक है बेटा L/5 होगी, रेजिस्टेंस कितनी होगी, हर टुकड़े की अपनी रेजिस्टेंस कितनी होगी 1 होगी। पगले कबूतर कहीं के, R/5 होगी। R प्रोपोर्शनल L नहीं होता क्या, अरे बोलो, R प्रोपोर्शनल L नहीं होता क्या, होता है ना। तो अगर L को 5 से डिवाइड कर दिया तो R 5 से डिवाइड नहीं हो जाएगा पगले, क्या मतलब होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, कबूतर कहीं के, R/5 हो जाएगा, बोल रहा है 1 हो जाएगी। हर टुकड़े की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी R/5, ठीक है, हां पगलेट, R/5 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 है ना, हर टुकड़ा अपने आप में R/5 रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है। अब सवाल आगे बढ़ता है, सवाल आगे बढ़ के क्या बोलता है, सवाल आगे बढ़ के ये बोलता है कि इन सब टुकड़ों को ना पैरेलल में जोड़ो, इन सब टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ो और आंसर बताओ क्या आएगा, तुम बताओ क्या आएगा। चलो, अगर मैं इन सब टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ दूं, इन सब टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ दूं ऐसे, है ना, ये जुड़ गए पैरेलल में सारे, है ना, जुड़ गए, और सबके सब क्या है R/5, ये भी क्या है R/5, ये भी क्या है R/5, ये भी क्या है R/5 और ये भी क्या है R/5। तो इनका टोटल क्या आएगा, अभी अभी ट्रिक बताई थी, अभी अभी ट्रिक बताई थी इसकी, अभी अभी ट्रिक बताई थी भाई साहब। अगर 2 दिए हुए हैं, ये भी x है ये भी x है, तो आंसर क्या होता था x/2। ये दिए हुए हैं 5, तो आंसर क्या होगा R/5/5। हाँ या ना बोल दो, अरे हाँ या ना बोल दो, अरे हाँ या ना बोल दो। R/5 तो ऊपर आएगा और बटा 5 नीचे आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R/25। अरे बोल दे हाँ या ना, अरे बोल दे हाँ या ना, ट्रिक लगा के बोल दे हाँ या ना। ट्रिक नहीं लगानी, ट्रिक नहीं लगानी, अच्छा ट्रिक मत लगा, कोई बात नहीं, आजा फुल फ्लैश दिखाऊं तुझे, आजा फुल फ्लैश आंसर देख इसका। लगा फॉर्मूला 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R टोटल क्या होगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ये सारे 5 ऊपर चढ़ जाएंगे, बोल हाँ या ना, ये सारे 5 ऊपर चढ़ जाएंगे, क्या बन जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। बताइए टोटल कितना हो गया,
बता टोटल कितना हो गया? 5 बार 5 बार 5 बार तो 25 बटा आर। अरे हाँ या ना तो बोल दे। 5 बाय आर को 5 बार ऐड करेंगे तो 25 बटा आर आएगा नहीं आएगा? कर दे रेसिप्रोकल, कर दे रेसिप्रोकल, बता दे आरटी कितना आ गया। आरटी आ गया आर बाय 25। और देख जरा ट्रिक ने क्या कर दिया, तेरी ये 5 लाइनों का सोल्यूशन एक झटके में निकाल दिया। देख रहा है, देख रहा है? ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। आ रहा कि नहीं आ रहा? सीधा सीधा आर बाय 25, सीधा सीधा आर बाय 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तेरी 5 लाइनों का सोल्यूशन एक झटके में निकालती है ट्रिक ये वाली, ठीक है ना। लेकिन जब भी कभी आपने सब्जेक्टिव सोल्यूशन देना है तो ऐसे ही देना है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये एमसीक्यू है, ये आंसर वेरिफिकेशन है। समझ में आया? फायर इमोजी तो होने ही चाहिए थे, तो वो हो भी रहे हैं। समझा क्या? ठीक है। एंड में क्या बोलेगा पता है? इस क्वेश्चन का एंड ऐसे होगा कि भाई रेशियो बताओ, रेशियो बताओ कि प्रीवियसली जब काटी नहीं थी, जब 5 टुकड़े नहीं करे थे, तो पहले रेजिस्टेंस कितनी थी और बाद में कितनी रह गई। यानी आर पहले वाला डिवाइड बाय आर बाद वाला, इसका रेशियो कितना होगा। तो आर पहले कितना था? आर पहले आर ही था, जब काटी नहीं थी, जब 5 टुकड़े करे नहीं थे तब तो आर ही था, है ना। लेकिन उनको काटा, फिर पैरेलल में लगाया, फिर हमने सॉल्यूशन निकाला, तो आंसर क्या आ रहा है? वो आ रहा है आर बाय 25, वो आ रहा है आर बाय 25। तो भैया क्या आ जाएगा? 25 चला गया ऊपर, तो 25 आर बाय आर, आर से आर कट गया, 1 1 आ गया, यानी आ गया 25:1, 25:1, यानी आर रेशियो आर डैश इज 25:1। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक बिल्कुल सिमिलर सवाल, एक बिल्कुल सिमिलर सवाल आपको और देता हूं। आइए देखिए, एक वायर है जिसकी एल लेंथ है, ठीक है जी। कितनी लेंथ है? एल लेंथ है। उसको इस बार 3 भागों में तोड़ा गया, 3 भागों में, 3 हिस्सों में तोड़ा गया। तो आप बताइए कि तोड़ने के बाद, पैरेलल में जोड़ने के बाद, सॉल्यूशन निकालने के बाद, शुरू में रेजिस्टेंस आर थी और जो बाद में आएगी उसे मैं आर डैश कह देता हूं। तो यार ये बताओ कि आर रेशियो आर डैश कितना होगा? आर रेशियो आर डैश कितना होगा? 3 टुकड़ों में तोड़ा है। बेटा तुम्हारे एंड लिखने से आज तक कभी एंड हुआ है? तो क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो अपना? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दो, जिसको पढ़ाना है उसे पढ़ाने दो। तुम ये वाला सिंबल बनाओगे, मैं यहां से बंद नहीं कर सकता क्या? या मैं चैट यहां से बंद नहीं कर सकता क्या? मुझे पता है मुझे कितना पढ़ाना है, मुझे पता है मुझे कब क्लास एंड करनी है। तू थोड़ी बताएगा मुझे कब क्लास एंड करनी है बेटा, ठीक है ना। तो समय व्यर्थ मत कर, एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है, टाइम भी वेस्ट कर रहा है। बेचारा स्क्रीन के आगे बैठा होगा, आंखें भी काली हो रही होंगी, है ना। इससे अच्छा तो खुद बंद करके निकल जाना यार, है ना। क्या आंसर आएगा? 9:1 पक्का? पक्का 9:1? सही है, सही है, गुड। देखो लेंथ पहले एल थी तो अब हो जाएगी L/3, L/3, L/3। जो पहले रेजिस्टेंस आर थी वो हो जाएगी R/3, R/3, R/3। और जब इनको पैरेलल में जोड़ा जाएगा, जब इनको पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो लिखा जाएगा R/3/3, और वही होगा R डैश, यानी R/9, है ना भाई, R/9। तो ये कितना आ जाएगा? R तो R है और ये है R/9, है ना भाई। तो 1 1 आ गया, तो 1:1/9 कितना होगा भाई? 9:1 होगा। एकदम सही आंसर निकाला आप बच्चों ने, बढ़िया बढ़िया, 9:1 आएगा। और इसका एक जनरल केस बना देता हूं आपके लिए, है ना। इसका एक जनरल जुगाड़ बना देता हूं आपके लिए, जनरल जुगाड़, जनरल जुगाड़। जनरल जुगाड़ क्या होता है? जीजू, देख रहे हो, जीजू, 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 जीजा जी। जनरल जुगाड़। मेरी तो कोई बहन है नहीं, कोई जीजा भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लेकिन हो सकते हो जीजू, ठीक है। तो जनरल जुगाड़ देखो एक बार। जनरल जुगाड़ ये है कि भाई अगर मान लो एक एल लेंथ की वायर है, एक एल लेंथ की वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, उसके इस बार ना एन टुकड़े कर दिए, एन टुकड़े,
एन टुकड़े कर दिए, एल बाय एन, एल बाय एन करके पता नहीं कितने टुकड़े, एन टुकड़े हैं, तो सबकी रेजिस्टेंस भी क्या हो गई होगी, आर बाय एन, आर बाय एन पता नहीं कितनी है ना। तो आपको यह बताना है कि जब आर डैश आएगा निकल के, है ना, ये पहले आर था, अब जब आर डैश आएगा निकल के तो आर डैश रेशियो आर, नो सॉरी, आर रेशियो आर डैश कितना आएगा, कितना रेशियो कितना होगा, n/1 आएगा या n²1 आएगा, बस मुझे बता दो। n/1 आ रहा है या n²1 आ रहा है? भाई एक बात बता, जब 5 टुकड़े करे थे तो 25/1 आया, जब 3 टुकड़े करे तो 9/1 आया, अगर 4 टुकड़े करता तो क्या आंसर आता, 4 टुकड़े करता तो क्या आंसर आता, 3 टुकड़ों में 9/1 आया है, 5 टुकड़ों में 25/1 आया है, 4 टुकड़ों में कितना आएगा, 4 टुकड़ों में कितना आएगा, बढ़िया, 16/1 है ना। तो जब n टुकड़े करे हैं तो हर बार स्क्वायर ही तो हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा क्या, हर बार स्क्वायर ही तो हो रहा है बेटा, तो इसलिए क्या आएगा, n²1 आएगा, जनरल फॉर्मूला बन गया, समझ गए ना। तो जब भी टुकड़े हो, जितने भी टुकड़े हो, ठीक है ना, और ये ध्यान रखना कि बाद वाला जो होगा वो टुकड़ों के बाद वाली कहानी है और ये वाली पहले वाली कहानी है, ठीक है ना, पहले और बाद, ये ध्यान रखना भाई, ये ऐसा ना हो कल को वो बाद पहले पूछ ले, है ना, यानी वो रेशियो उल्टा कर दे और तुम n²1 याद करके बैठे रहो, ऐसा मत करना, समझ गए बात को पूरी। चलिए आज के लिए बहुत है, फिर आज के लिए बहुत है, ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, करके आना, है ना, अगले हफ्ते मिलते हैं, और एक ये वाला भी करके आना, ठीक है जी, 2 होमवर्क है और आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है भाई। कैसी रही आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके, तब तक के लिए, हाँ जी, कुछ कहना है क्या, ना एंड है, अब एंड है भाई, अब एंड है, अभी इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नहीं, नो कंटिन्यू, अब आज के लिए बहुत है, अरे नहीं, अबे इनके लिए थोड़ी ना एंड कर रहा हूं, मेरे को एंड करनी है, मैं इसलिए एंड कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे, मिक्स सर्किट्स की बातें करेंगे, ठीक है ना, तो मिक्स सर्किट पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिक्स सर्किट लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।